Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आयुर्वेद अनुसंधान। क्या हजारों साल पुराना ज्ञान आज की तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ कदम मिला सकता है? हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, डॉक्टर सुरेंद्र गिरी और डॉक्टर अनघा गोसावी के विश्लेषण पर आधारित, जो इसी सवाल को टटोलते दिखते हैं। हाँ। इनमें CCRAS मतलब आयुर्वेद रिसर्च की सरकारी संस्था, ICMR गाइडलाइंस, सरकारी पहलों और यहाँ तक कि AI जैसी नई तकनीकों के इस्तेमाल का भी जिक्र है। बिल्कुल। और आज हम यही देखने वाले हैं कि इन स्रोतों से क्या खास बातें निकलती हैं। मतलब ये समझना कि आयुर्वेद रिसर्च सिर्फ पुरानी किताबों को सहेजना नहीं है, हाँ, बल्कि उसे आज के जमाने में रेलेवेंट और इफेक्टिव बनाने की एक बड़ी कोशिश है। हम देखेंगे कि ये सब जमीन पर कैसे हो रहा है और भारत के विजन 2030 के लिहाज से इसका क्या मतलब है। सही। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मेल परंपरा और आधुनिकता का वाकई मुमकिन है? क्या हम आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें खोए बिना उसे साइंटिफिक कसौटी पर कस सकते हैं? यही तो चैलेंज है। तो चलिए इसी पड़ताल में उतरते हैं। सबसे पहले, जब हम आयुर्वेद में रिसर्च या अनुसंधान की बात करते हैं तो इन स्रोतों के हिसाब से इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ पुरानी बातों को दोहराना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, स्रोत साफ करते हैं कि इसके 3 मुख्य पहलू हैं। अच्छा। पहला तो जो क्लासिकल नॉलेज है, जैसे खास शब्दावली है, योग यानी फॉर्मुलेशंस हैं, किस बीमारी में क्या लक्षण है, उसको बहुत ध्यान से और सटीक तरीके से दर्ज करना, प्रिजर्व करना। दूसरा, आयुर्वेद जिस तरह असल दुनिया में प्रैक्टिस होता है, मतलब जो प्रैक्टिकल तरीके हैं, उनकी सेफ्टी और एफिकेसी, मतलब सुरक्षा और प्रभावकारिता, उसको साइंटिफिक तरीके से परखना। ओके। और तीसरा पहलू, वो थोड़ा तकनीकी सा लग रहा था, कंप्यूटेबल और इंटरऑपरेबल बनाना। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। इसका मतलब है कि रिसर्च से जो भी नतीजे निकलें, जो भी डेटा मिले, उसे इस तरह कोड और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ढालना कि कंप्यूटर सिस्टम उन्हें समझ सके। अच्छा। ताकि ये जानकारी भारत के डिजिटल हेल्थ सिस्टम जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या फिर आयुष ग्रिड, इनसे आसानी से जुड़ सके, इंटरलिंक हो सके। समझ गया। तो ये तो हुआ कि क्या करना है, पर क्यों करना है? इन शोधों के मुख्य उद्देश्य क्या बताए गए हैं? मतलब व्हाट्स द मेन गोल? तो CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, जो इस काम में मेन बॉडी है, उसके लक्ष्य काफी स्पष्ट है। एक तो सेफ और इफेक्टिव आयुर्वेदिक उत्पाद बनाना, प्रोडक्ट्स। हाँ, खासकर आजकल की लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज NCDs के लिए। ये आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। बिल्कुल। दूसरा, जो पुराने क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं, उनका साइंटिफिक वैलिडेशन, मतलब पक्के सबूत जुटाना कि वो कितने सेफ हैं, कितने असरदार हैं और उनकी क्वालिटी कैसे कंसिस्टेंट रखी जाए, स्टैंडर्डाइजेशन। और ये सिर्फ दवाओं तक ही सीमित नहीं होगा, शायद तरीकों पर भी जोर होगा। बिल्कुल। तीसरा उद्देश्य यही है, कैपेसिटी बिल्डिंग और इनोवेशन, मतलब ऐसे रिसर्च के तरीके डेवलप करना जो आयुर्वेद के अपने सिद्धांतों के हिसाब से हों। अच्छा। और साथ ही AI और डिजिटल हेल्थ जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल करना। और चौथा और शायद सबसे अहम, आयुर्वेद को मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ना, ताकि दोनों मिलकर बेहतर नतीजे दे सकें। आपने CCRAS विजन डॉक्यूमेंट 2030 का जिक्र किया था। क्या ये इन उद्देश्यों को कोई टाइमलाइन देता है, कोई रोड मैप? हाँ, वो एक तरह का रोड मैप ही है। अगले 15 सालों के लिए ये लक्ष्य तय करता है कि कैसे आयुर्वेदिक ज्ञान के बेस पर नई दवाएं बने, मौजूदा दवाओं का सिस्टमैटिक तरीके से वैलिडेशन हो और इन सॉल्यूशंस को नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया जाए,
तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ लैब की रिसर्च नहीं है, इसे असल में लागू करने का इरादा है। ये सब जरूरी तो लगता है, लेकिन आज अचानक आयुर्वेद रिसर्च पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्या मॉडर्न मेडिसिन काफी नहीं है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन ने जाहिर है बहुत तरक्की की है, पर उसके सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे क्रोनिक बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बड़ा खतरा है और इलाज का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये तो है। ऐसे में आयुर्वेद का जो होलिस्टिक अप्रोच है, बीमारी की रोकथाम पर जोर, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, नेचुरल थेरेपीज, वो इन चुनौतियों के कुछ नए समाधान दे सकता है। ये एक तरह से हेल्थ केयर ऑप्शंस को बढ़ाना है। तो इसका दायरा काफी बड़ा होगा फिर। किन किन एरियाज में ये रिसर्च हो रही है? हाँ, दायरा वाकई बहुत फैला हुआ है। पहला है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हाँ, बिल्कुल। यहाँ कोशिश है कि आयुर्वेद की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं, जैसे प्रकृति है, दोष सिद्धांत है, पंचमहाभूत, उन्हें आज के साइंस की मदद से समझा जाए। अच्छा। जैसे जीनोमिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेवल पर। मतलब आयुर्वेद के क्यों को मॉडर्न साइंस की भाषा में समझने की कोशिश। दिलचस्प। और फिर आता है क्लिनिकल रिसर्च। इसमें आयुर्वेदिक इलाजों को मरीजों पर आजमाया जाता है। लेकिन यहाँ चैलेंज ये है कि जो स्टैंडर्ड RCTs होते हैं ना, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, हाँ, उन्हें आयुर्वेद के हिसाब से ढालना पड़ता है। क्योंकि आयुर्वेद अक्सर सिर्फ एक दवा नहीं देता, वो पूरे सिस्टम को देखता है। डाइट, लाइफस्टाइल, दवाएं, पंचकर्म, सब। सही। तो रिसर्च डिजाइन ऐसे बनाने पड़ते हैं जो इस होल सिस्टम अप्रोच का मूल्यांकन कर सकें। और दवाएं बनाने के तरीके में भी कुछ फर्क होगा? हाँ, तीसरा एरिया है ड्रग डेवलपमेंट। यहाँ लक्ष्य है कि ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं बने जो स्टैंडर्डाइज्ड हों, जिनके असर के साइंटिफिक सबूत हों, मतलब एविडेंस बेस्ड हों। लेकिन साथ ही उन्हें बनाने की जो ट्रेडिशनल सिद्धांत है, उनका भी ध्यान रखा जाए। हाँ। ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी को पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने जैसा है। और चौथा एरिया जिसका आपने पहले इशारा किया था, टेक्नोलॉजी। हाँ, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें AI, मशीन लर्निंग और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आयुर्वेद के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग और पेशेंट केयर को बेहतर बनाने पर काम हो रहा है। ये सब बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। क्या इसे सरकारी सपोर्ट मिल रहा है? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि भारत सरकार इसे काफी गंभीरता से ले रही है। कई बड़ी पहलें चल रही हैं, जैसे राष्ट्रीय आयुष मिशन, NAM। अच्छा, NAMM। हाँ, इसका काम है पूरे देश में आयुष सर्विसेज का ढांचा मजबूत करना। इसमें पैसा, लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब शामिल है। कोई खास रिसर्च प्रोग्राम भी है? हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ABIHR, आयुर्वेदा बायोलॉजी इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च। ये हाई लेवल इंटीग्रेटेड रिसर्च को सपोर्ट करता है। इंटीग्रेटेड मतलब आयुर्वेद और मॉडर्न बायोलॉजी साथ में? बिल्कुल, खासकर उन एरियाज में जिनका सीधा फायदा आम लोगों की हेल्थ को मिले। और फिर आयुष ग्रिड परियोजना है। ये समझिए एक डिजिटल हाईवे बनाने जैसा है, ताकि हेल्थ केयर डिलीवरी, एजुकेशन और रिसर्च सब आपस में जुड़ सके। इनके अलावा भी कोई सिस्टम्स बनाए गए? हाँ, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। जैसे आयुष रिसर्च पोर्टल है, जहां सारी जानकारी एक जगह है। CCARS ने रिसर्च के लिए खास गाइडलाइंस बनाई हैं। एक नमास्ते कोडिंग सिस्टम है, ये बहुत जरूरी चीज है। ये बीमारियों और आयुर्वेदिक टर्म्स को एक स्टैंडर्ड कोड देता है, ताकि कंप्यूटर समझ सके। एग्जैक्टली, ताकि डेटा एनालिसिस आसान हो। फिर आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है, जो दवाओं के स्टैंडर्ड तय करती है। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री CTRI में हर ट्रायल को रजिस्टर करना जरूरी है, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे। और दवाओं के साइड इफेक्ट्स पर नजर रखने के लिए फार्माकोविजिलेंस नेटवर्क भी है। ये सब मिलकर रिसर्च को ज्यादा सिस्टमैटिक और भरोसेमंद बनाते हैं। चलिए, अब एक और अहम मुद्दे पर आते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, EBM। ये शब्द हम मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सुनते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसे आयुर्वेद में भी लाने की कोशिश है, पर शायद थोड़े अलग ढंग से। हाँ, ये बहुत ही कह सकते हैं नाजुक संतुलन बनाने जैसा है। आयुर्वेद में EBM लागू करने का मतलब सिर्फ वेस्टर्न मॉडल को कॉपी करना नहीं है। स्रोत इसे एक नाम देते हैं, SBABA। SBABA। हाँ, साइंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा। इसका मतलब है कि रिसर्च तो मॉडर्न साइंटिफिक तरीकों से हो, लेकिन वो आयुर्वेद के अपने ज्ञान और उसकी फिलॉसफी, जिसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, उसका भी सम्मान करे।
जोर सिर्फ डेटा पर नहीं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर भी है। ये दिलचस्प है। तो इसके मुख्य तत्व क्या हैं? कैसे किया जा रहा है ये? इसमें कुछ खास बातें हैं। पहला, ऐसे रिसर्च डिजाइन बनाना जो एपिस्टेमोलॉजिकली सेंसिटिव हों, मतलब वो आयुर्वेद की सोच को समझें। दूसरा, होल सिस्टम रिसर्च, सिर्फ दवा नहीं, पूरे इलाज का असर देखना। जैसा आपने पहले बताया था। हाँ। तीसरा, स्टैंडर्डाइजेशन, चाहे वो हर्बल दवा हो, पंचकर्मा की प्रक्रिया हो या डायग्नोसिस का तरीका, सबके लिए स्टैंडर्ड तय करना। और चौथा, सेफ्टी असेसमेंट, दवाओं की गहराई से टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करना, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जैसे GLP। और इसी से जुड़ा है इंटीग्रेटिव मेडिसिन का कॉन्सेप्ट। ये क्या है? इंटीग्रेटिव आयुर्वेद समझिए एक दो तरफा रास्ता है। इसमें आयुर्वेद के सिद्धांत बेस का काम करते हैं, लेकिन साथ ही मॉडर्न बायोमेडिकल साइंस से जो नई जानकारी मिल रहे हैं उसे भी अपनाया जाता है। इसमें वैद्य वैज्ञानिक मॉडल की बात है। ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करना जो दोनों फील्ड्स को गहराई से समझते हों। और सिस्टम्स बायोलॉजी का नजरिया भी है, शरीर को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखना, जो आयुर्वेद के होलिस्टिक व्यू से काफी मिलता है। क्या इस तरह के मिले जुले रिसर्च के लिए कोई नियम कानून भी हैं, एथिक्स वगैरह? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ICMR ने इंटीग्रेटिव मेडिसिन में रिसर्च RIM के लिए खास एथिकल गाइडलाइंस जारी की हैं। अच्छा। इनमें सबसे अहम बात यह है कि ऐसी रिसर्च को मंजूरी देने वाली जो एथिक्स कमेटी होती है, उसमें कम से कम 2 आयुष एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है, जिनमें से एक बाहरी हो। ये तो जरूरी है। हाँ, इससे ये पक्का होता है कि रिसर्च डिजाइन और एथिकल पहलू दोनों को दोनों सिस्टम्स के जानकार देख रहे हैं। क्या दुनिया भी इस दिशा में भारत के काम को देख रही है? कोई ग्लोबल रिकॉग्निशन? स्रोत बताते हैं कि हाँ, WHO ने पारंपरिक चिकित्सा में AI के इस्तेमाल में भारत की भूमिका को पहचाना है, जैसे आयुर्जेनोमिक्स प्रोजेक्ट। अच्छा। और WHO खुद भी पारंपरिक चिकित्सा के लिए स्टैंडर्ड बना रहा है, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए बेंचमार्क और बीमारियों की कोडिंग के लिए ICD-11 में एक अलग मॉड्यूल। ये सब आयुर्वेद को ग्लोबल लेवल पर स्थापित करने में मदद करेगा। ये सैद्धांतिक बातें तो काफी प्रभावशाली हैं। क्या हम कुछ ठोस उदाहरण देख सकते हैं जहां ये सब जमीन पर उतर रहा है? स्रोत क्या बताते हैं? बिल्कुल, कई ठोस उदाहरण मौजूद हैं, जैसे क्रॉनिक बीमारियों में पंचकर्म का इस्तेमाल। पंचकर्म? हाँ, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने के OA पर एक स्टडी काफी चर्चित रही थी। या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में पंचकर्म प्रक्रियाओं का क्लिनिकल ट्रायल हुआ है और उनमें मेजरेबल बायोमार्कर्स के साथ अच्छे नतीजे दिखे। बायोमार्कर्स मतलब सहायक थेरेपी या आंखों की रोशनी सुधारने के लिए प्रोटोकॉल, नेशनल ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े इंटरवेंशन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए। कुछ खास दवाओं का भी जिक्र था शायद, कोडेड दवाएं। हाँ, कई कोड नाम वाली आयुर्वेदिक दवाओं का बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ है या चल रहा है, जैसे AUSHD डायबिटीज के लिए, कार्काटॉल S कुछ तरह के कैंसर के लिए, इसका ओवेरियन कैंसर पर मुंबई के ACTRAC अस्पताल के साथ फेज 2 ट्रायल चल रहा है, और AUSPJ7 डेंगू के लिए। और कोविड-19 के समय AUS64 की काफी चर्चा थी, क्या वो भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था? हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। आयुष मंत्रालय और CCRAS ने मिलकर मल्टी सेंटर स्टडी की। अच्छा। नतीजों में पाया गया कि आयुष 64 मरीजों के ठीक होने और अस्पताल में रहने का समय कम करता है। इसमें सब कुछ था, प्रोटोकॉल बनाना, ICMR से एथिक्स क्लियरेंस, CTRI में रजिस्ट्रेशन, डेटा एनालिसिस और फिर सरकार के जरिए जानकारी का प्रसार। ये पूरी पाइपलाइन दिखाता है। न्यूरोलॉजी मतलब ब्रेन से जुड़ी बीमारियों में भी कुछ काम हो रहा है। निम्हांस के साथ सहयोग का जिक्र था। हाँ, CCRAS का निम्हांस के साथ कोलैबोरेशन बहुत अहम है। एक उदाहरण है ADHD, बच्चों में जो ध्यान की कमी वाली दिक्कत होती है। हाँ, उस पर एक RCT चल रहा है जिसमें पारंपरिक इलाज के साथ एड ऑन के तौर पर आयुर्वेदिक दवाएं दी जा रही हैं, और असर मापने के लिए सिर्फ पारंपरिक स्केल ही नहीं, बल्कि गट माइक्रोबायोटा और एपिजीनोम जैसे मॉडर्न तरीके भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आयुर्वेद की उन्माद या मनोविभ्रम जैसी अवधारणाएं इससे जुड़ती हैं। और पार्किंसंस रोग के बारे में? आयुर्वेद में कंपवात नाम की स्थिति का वर्णन है, जिसके लक्षण कंपकंपी, अकड़न, धीमी गति पार्किंसन से काफी मिलते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि आयुर्वेद में
कॉन्च बीज का इस्तेमाल बताया गया है, जो एल-डोपा का नेचुरल सोर्स है, वही एल-डोपा जो पार्किंसंस की मेन एलोपैथिक दवा है। अरे वाह, ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान में मॉडर्न साइंस के सुराग छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल। वाकई ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये सिर्फ बातें नहीं, जमीनी हकीकत भी है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी की भूमिका पर। एआई का बार बार जिक्र आ रहा है, ये क्या कर रहा है आयुर्वेद में? तकनीक और खासकर एआई एक बहुत बड़ा मददगार, एक इनेबलर साबित हो रहा है। स्रोत बताते हैं कि एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम बन रहे हैं। डायग्नोस्टिक मतलब निदान के लिए? हाँ, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल प्रकृति और दोष का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इससे न सिर्फ डायग्नोसिस ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बल्कि इलाज को ज्यादा पर्सनलाइज्ड भी बनाया जा सकता है। मतलब जो वैद्य नाड़ी देखकर या सवाल पूछकर करते थे, वो अब एआई करेगा? हाँ, या यूं कहिए कि एआई वैद्य की मदद करेगा। यहाँ तक कि नाड़ी परीक्षा और जीभ की जांच जैसी पारंपरिक विधियों का विश्लेषण भी एआई कर सकता है। इससे उनमें एक ऑब्जेक्टिविटी आ सकती है। ये तो कमाल है। क्या ये व्यक्ति विशेष निदान, जिसे आयुर्वेद की खासियत माना जाता है, उसे और मजबूत बना सकता है? यही तो सबसे क्रांतिकारी बात हो सकती है। सदियों से प्रकृति या नाड़ी परीक्षा वैद्य के अनुभव पर आधारित रही है। एआई से पहली बार शायद क्वांटिफाइबल, मतलब मापने योग्य बना सकता है। ये सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं, ये आयुर्वेद के मूल तत्व को साइंटिफिकली वैलिडेट करने की एक अभूतपूर्व कोशिश हो सकती है। और दूर बैठे लोगों तक पहुंचने में भी मदद मिल रही होगी, टेलीमेडिसिन। हाँ बिल्कुल, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दूर बैठे लोग भी आयुर्वेदिक सलाह ले पा रहे हैं। इसमें भी एआई मदद कर सकता है लक्षणों का विश्लेषण करके शुरुआती सलाह देने में। मरीजों का रिकॉर्ड रखने का तरीका भी बदल रहा होगा, ईएचआर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ईएचआर अब आयुर्वेद के लिए भी बन रहे हैं। ये सिर्फ डेटा रखने के लिए नहीं है, इनमें दोष आधारित टेम्पलेट, हर्बल दवाओं का मैनेजमेंट, पंचकर्मा का रिकॉर्ड रखने जैसी सुविधाएं हैं, और इन्हें एबीडीएम और आयुष ग्रिड से जोड़ा जा रहा है ताकि एक सेंट्रलाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड बन सके। क्या एआई नई दवाएं खोजने में भी मदद कर सकता है, ग्रंथों से? हाँ, स्रोत बताते हैं कि एआई का इस्तेमाल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों का विश्लेषण करने में हो रहा है, ताकि उनमें छिपे नए संभावित इलाज खोजे जा सकें या मौजूदा फॉर्मुलेशन को ऑप्टिमाइज किया जा सके। और मशीन लर्निंग ये भी प्रिडिक्ट करने में मदद कर सकती है कि किसी खास व्यक्ति पर उसकी प्रकृति, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल के आधार पर कौन सी आयुर्वेदिक दवा ज्यादा असर करेगी। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकता है। तो भविष्य कैसा दिखता है? विजन 2030 का अंतिम लक्ष्य क्या है? आयुष मंत्रालय का विजन 2030 आयुर्वेद को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं देखता। लक्ष्य है इसे ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन में एक अहम खिलाड़ी बनाना। ग्लोबल लेवल पर? हाँ, इसके मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऐसे वैद्य वैज्ञानिक तैयार करना जो परंपरा और तकनीक दोनों में माहिर हों। दूसरा, रिसर्च में एक्सीलेंस, वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सिस्टम्स मेडिसिन जैसे तरीके इस्तेमाल हों। इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाना, जिसका उदाहरण गुजरात में बना WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है। ये सब भारत के बड़े लक्ष्य विकसित भारत एट 2047 के स्वस्थ भारत विजन से जुड़ता है। और भविष्य की टेक्नोलॉजी, नैनोबॉट्स, 3D बायोप्रिंटिंग, क्रिस्पर, ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या स्रोत वाकई इनके बारे में बात करते हैं? ये अब फिक्शन नहीं बल्कि उभरती हुई हकीकत है, और स्रोत बताते हैं कि आयुर्वेद भी इससे अछूता नहीं रहेगा। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, नैनोटेक। हाँ, इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने, मतलब उन्हें शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए हो सकता है। स्रोत एक दिलचस्प तुलना करते हैं कि पारंपरिक भस्म भी तो एक तरह की नैनो मेडिसिन ही थी। अच्छा। नैनोटेक दवा को सीधे बीमार अंग तक पहुंचाने, टारगेटेड डिलीवरी या स्मार्ट डोजिंग में भी मदद कर सकती है। और 3D बायोप्रिंटिंग, क्या हम आयुर्वेद से प्रेरित अंग प्रिंट कर पाएंगे? शायद सीधे अंग नहीं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि 3D बायोप्रिंटिंग का इस्तेमाल ऐसे स्कैफोल्ड्स बनाने में हो सकता है जिन पर कोशिकाएं उगाकर टिश्यूज बनाए जा सकें। और इन स्कैफोल्ड्स को बनाने में आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल हो सकता है। या फिर ऑर्गन ऑन चिप मॉडल बनाने में, जिन पर आयुर्वेदिक दवाओं का टेस्ट किया जा सके बिना जानवरों या इंसानों पर सीधे ट्रायल किए। क्रिस्पर यानी जीन एडिटिंग का भी जिक्र था। आयुर्वेद और जीन एडिटिंग
ये कैसे जुड़ेगा? स्रोत इसके दो पहलू बताते हैं। एक, औषधीय पौधों की जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उनमें जरूरी केमिकल कंपाउंड्स की मात्रा बढ़ाना, जैसे अश्वगंधा या हल्दी में। ओके। दूसरा, फार्माकोजिनोमिक्स, यानी ये समझना कि हमारे जीन्स कैसे प्रभावित करते हैं कि हम पर आयुर्वेदिक दवाओं का कैसा असर होगा। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की दिशा में एक और बड़ा कदम होगा। तो कुल मिला के भविष्य में एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम दिखेगा। हाँ, जिसमें इंटीग्रेटेड EHR, AI वाली टेलीमेडिसिन, दवाओं की सप्लाई चेन पर नजर रखने के लिए ब्लॉकचेन, ताकि पता रहे जड़ी बूटी कहाँ से आई, असली है या नहीं। अच्छा, ये भी। हाँ, और डॉक्टरों को फैसले लेने में मदद करने वाले AI सिस्टम शामिल होंगे जो एविडेंस के आधार पर सलाह देंगे। ये सब बहुत रोमांचक है। जो छात्र या युवा शोधकर्ता इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संभावना है? व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज? स्रोत बताते हैं कि संभावनाएं अपार हैं। नए करियर बन रहे हैं। AI डिजिटल हेल्थ एक्सपर्ट जो आयुर्वेद समझते हों, इंटीग्रेटिव मेडिसिन रिसर्चर, रेगुलेटरी साइंटिस्ट, वेलनेस टेक्नोलॉजी में एंटरप्रेन्योर। एकेडमिक और रिसर्च में CCRAS की फेलोशिप्स हैं। पोस्ट डॉक के लिए, छात्रों के लिए स्पार्क प्रोग्राम है। WHO सेंटर के जरिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के मौके हैं। इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने के रास्ते खुल रहे हैं। क्या छात्रों के लिए कोई एक्शन प्लान जैसा भी सुझाया गया है? हाँ, एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी है। जैसे कोई छात्र एक बीमारी चुने, उससे जुड़ा आयुर्वेदिक ज्ञान और मॉडर्न कोड्स को मैप करे, एथिक्स गाइडलाइन समझें, एक छोटा पायलट स्टडी करे और फिर उसे पब्लिश करें। मतलब शुरुआत करने के लिए स्टेप्स। बिल्कुल। यहाँ तक कि छोटे-छोटे उपयोगी ऐप या टूल बनाने के आइडिया भी हैं, जैसे आयुर EBM कोच या प्रकृति पता करने वाला ऐप, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स, MVPs। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि आयुर्वेद अनुसंधान सिर्फ अतीत को सहेजना नहीं, बल्कि भविष्य को गढ़ना है। ये प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसने, उसे मेनस्ट्रीम हेल्थकेयर से जोड़ने और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की एक जबरदस्त कोशिश है। बिल्कुल। सरकारी नीतियां, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और तकनीकी इनोवेशन, ये सब मिलकर एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जहां आयुर्वेद सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रिवेंटिव और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर का एक अहम हिस्सा बन सकता है। ये वाकई पुराने ज्ञान और नई तकनीक का एक शक्तिशाली संगम है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जरूर मन में उठता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। सोचिए, प्राचीन ज्ञान और ये जो अत्याधुनिक तकनीक है, इनका ये मेल अगले दशक में हमारे अपने हेल्थ केयर एक्सपीरियंस को कैसे बदल सकता है। जब आयुर्वेद AI, जीनोमिक्स और नैनोटेक से मिलेगा, तो इसका कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है या फिर सोचने पर मजबूर करता है? बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं।